हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है आपकी क्लास 11th की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का 10वां अध्याय। 10वां अध्याय है कथा पटकथा। कथा क्या होती है, पटकथा क्या होती है। बहुत से लोग उसे एक जैसा समझते हैं, ऐसा नहीं होता। कथा मतलब कहानी, जो हम लोग हमेशा से सुनते चले आते हैं और हम लोग खुद भी बहुत अच्छी कहानियां बना लेते हैं। अगर किसी की डांट या गुस्से से बचना हो तो हम तरह तरह की कहानियां बना लेते हैं। नहीं, मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था। बहानों के नाम पे हम ढेर सारी कहानियां बनाना अच्छे से जानते हैं। भाई हमने भी बनाई हैं, आपने भी बनाई होंगी। किसी की डांट से, टीचर की डांट से बचने के लिए, मम्मी पापा की डांट से बचने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं हम लोग। तो वो होती है कहानी। और हम दादी नानी से हम लोग बचपन से कहानियां सुनते चले आ रहे हैं। अब उसके बाद आती है बारी पटकथा। पट मतलब पर्दा, कथा मतलब कहानी, यानी पर्दे के लिए कहानी। कथा तो कहानी तो पढ़ ली, पटकथा मतलब पर्दे के लिए जब कहानी लिखी जाती है तब क्या होता है, कैसे कैसे लिखी जाती है, क्या क्या होता है, ये सभी कुछ हम इस पाठ के अंदर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है ये हमारी कहानी। मशहूर साहित्यकार और कई कामयाब टेलीविजन धारावाहिकों के लेखक स्वर्गीय मनोहर श्याम जोशी ने कई उपन्यासों आदि के साथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी जिसका शीर्षक है पटकथा लेखन एक परिचय। तो मतलब ये हम लोगों ने भी इनकी कहानियां पढ़ी हैं और इनके उपन्यास कहानियों पर जो है बहुत सारे धारावाहिक भी बने हैं, टेलीविजन धारावाहिक बने हैं। तो अब इन्होंने एक और लिखी थी पटकथा एक परिचय, और फिर उसी के बाद इन्होंने एक और दूसरी पुस्तक, दूसरा अध्याय उसी का निकाला, पटकथा क्या बला। भाई पटकथा एक परिचय तो लिख दिया, मगर पटकथा है क्या बला, ये भी आ गया हमारे पास में। संभव है शायद कुछ इसी प्रकार का विचार आपके मन में भी उठ रहा होगा। सबसे पहले शब्द पटकथा ये दो शब्दों के मेल से बना है। तो भाई पटकथा है क्या भला, हमने भाई इंट्रो तो दे दिया आपको कि पटकथा क्या होती है। तो पहले इस पटकथा शब्द का अर्थ हम समझते हैं। पट और कथा, कथा का मतलब आप सभी जानते हैं कहानी, और पट का अर्थ होता है पर्दा, अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए। पर्दे का मतलब टेलीविजन पे दिखाई जाए, चाहे वो पर्दा बड़ा हो या छोटा, मतलब टेलीविजन हो या सिनेमा हो, कहीं पर भी दिखाई जाए। यानी कि सिनेमा और टेलीविजन दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्मों, धारावाहिकों आदि का मूल आधार पटकथा ही होती है, जिसको हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ही हमारी पटकथा होती है। इसी के अनुसार निर्देशक अपनी शूटिंग की योजना बनाता है, अभिनेताओं को अपनी भूमिका की बारीकियां और संवादों की जानकारी मिलती है तथा कैमरे के पीछे काम करने वाले तकनीशियनों को और सहायकों को अपने अपने विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कथानक तो इसका एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो हम लास्ट से शुरू करते हैं, कथानक से। कथानक, भाई कथानक क्या होती है ये चीज हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन हम फिर से समझाते हैं। कथानक का मतलब होता है जो कहानी है उसका छोटा सा एक इंट्रो प्रस्तुत कर देना। कहानी आपकी 15, 20, 25, 40 कितने भी पेज की हो सकती है, लेकिन उसी कहानी को हम मुश्किल से 4 से 5 लाइनों में शुरू में बता दें। एक सूत्र जिसको हम बोल दें कहानी का, वो हम बताते हैं, वो होता है कथानक। कथानक सभी के पास में होता है। अब उस पर तैयार होती है पटकथा। अब पटकथा जो होती है उसमें सारे संवाद होते हैं, जितने कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी के संवाद होते हैं, यानी कि जो अभिनय करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री हैं उनको संवाद उसी से मिलते हैं। अब जब ये मिल जाता है, निर्देशक को पता चल जाता है, कैमरे का सेटअप, सीन, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। तकनीशियंस को पता चल जाता है कि भाई लाइटिंग कैसी करनी है, साउंड कैसा रहेगा, क्या बहुत सारी चीजें होती हैं। इतना तो शायद हम भी नहीं जानते कि एक फिल्म आने में कितनी कितनी तकनीशियंस की जरूरत पड़ती है, क्या क्या होता है। मोटे तौर पर मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सब होता है, साउंड होता है, लाइट होती हैं, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स रहते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो तकनीशियंस को पता चल जाती हैं। तो एक तरीके से पर्दे के सामने काम करने वाले और पर्दे के पीछे काम करने वाले सभी लोगों को उस
पटकथा के माध्यम से अपना अपना सीन पता चल जाता है कि किसको क्या करना है। मतलब एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, मतलब एक पटकथा तैयार होती है, उसकी कॉपी सभी में बट जाती है। तो सबको पता चल जाता है कि हमको यहाँ करना है, हमको वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे ड्रेस पहननी है, ऐसे सेटअप होगा, सभी कुछ। तो पटकथा कितनी जरूरी होती है ये हम सभी को समझ में आ गया। किसी भी फिल्म यूनिट या धारावाहिक बनाने वाली कंपनी को पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वह है कथा। भाई पटकथा तैयार करने के लिए पहले कथा तो चाहिए होगी, मतलब कहानी होगी, तभी तो हम उस पर संवाद लिखेंगे। तो यहां पर हमारा काम, मतलब किसी भी धारावाहिक को शुरू करने से पहले एक कहानी का होना जरूरी होता है। कथा ही नहीं होगी तो पटकथा कैसे कहेगी। अब सवाल उठता है कि ये कथा या कहानी हमें कहां से मिलेगी। तो इसके कई स्रोत हो सकते हैं, हमारे स्वयं के साथ या आसपास की जिंदगी में घटी कोई घटना, अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी, इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व, या सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना। तो यहां पर क्या बताया गया कि ये कहानी कहां से मिलेगी। तो कहानी आप देखते हैं, आप लोगों ने पिक्चर देखी होंगी, कहानी कहां से मिलती है, या तो इतिहास से मिलती है, हमारी कल्पना होती है, या हमारे साथ कोई घटना होती है, आसपास की कोई घटना होती है, हमारे अतीत का कोई अंग होता है, जो इन सभी कहानियां बन जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक कहानी आती है। मशहूर उपन्यासों, कहानियों पर भी फिल्म या सीरियल बनने की परंपरा काफी पुरानी है। तो मतलब कोई अगर पीछे से कोई उपन्यास उठा लिया, कोई कहानी उठा ली, उस पे भी सीरियल्स बन जाते हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया। तो देवदास फिल्म कई बार फिल्माई गई है और तीसरी बार भी फिल्माया गया। इसके अलावा भी हिंदी के कई जाने माने लेखकों, मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी आदि की तमाम रचनाओं को समय समय पर पहले पर्दे पर उतारा गया है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे एक रजनी सीरियल आता था, मनु भंडारी जी की पूरा धारावाहिक ही उस पर बना दिया गया था। दूरदर्शन तो अक्सर ही साहित्यिक रचनाओं का आधार बनाकर धारावाहिक, टेलीफिल्मों आदि का निर्माण करवाता रहता है। अमेरिका, यूरोप में तो ज्यादातर कामयाब उपन्यास और नाटक फिल्म का विषय बन जाते हैं। तो अब देखिए, जो हमारा साहित्य है वही फिल्मों या धारावाहिकों के सामने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। आप देखेंगे बहुत सारा, रानी लक्ष्मीबाई हो गई हमारी, इनके ऊपर बना। तो ऐसे बहुत से राजा महाराजा, बहुत से कैरेक्टर हुए। हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, आपके बहुत से ऐसे सीरियल्स हैं जिनके ऊपर जो सीरियल्स बन चुके हैं, पिक्चर्स बन चुकी हैं। हमारे प्लेयर्स के ऊपर आपने देखा, महेंद्र सिंह धोनी, सानिया मिर्जा। तो इन सब के जीवन के ऊपर, इनके जीवन की ही कहानी को जो है एक फिल्म के माध्यम से उतार दिया गया। तो मतलब हमारे आसपास बहुत सी कहानियां घूम रही हैं, बस हमें एक चूज करने की जरूरत है। एक चूज करिए और उस पर पिक्चर बना दीजिए। अब मसला उठता है पटकथा लिखने का। भाई कहानी तो मिल गई, अब उस पर पटकथा कैसे लिखी जाए। फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत मिलती है। अंग्रेजी में तो इसे कहते हैं स्क्रीन प्ले। कहने का मतलब क्या हो गया कि अब हमें कथा मिल गई, अब हमें पटकथा लिखनी है, यानी कि अब उसे स्क्रीन पर मतलब करना है, हमें उसको लिखना है। तो मतलब जैसे नाटक खेला जाता है ना, उसी तरीके से ये काफी हद तक पटकथा उसी तरीके से लिखी जाती है। नाटक की तरह यहाँ भी पात्र चरित होते हैं, नायक प्रतिनायक होते हैं, अलग अलग घटना स्थल होते हैं, दृश्य होते हैं, कहानी का क्रमिक विकास होता है, द्वंद्व, टकराहट और फिर समाधान। यानी कि जैसे नाटक में होता है वैसे ही होता है। अभिनेता, नायक, नायिका, आपके विलेंस, खलनायक, ये सब भी होते हैं। आपके जो क्या कहते हैं विदूषक, यानी कि जो हंसी मजाक करने वाले होते हैं वो भी होंगे आपके पास में, साइड कैरेक्टर्स होंगे, साथ ही बहुत अलग अलग तरह के दृश्य होंगे, घटनाएं होंगी, द्वंद्व होगा, मतलब आपस में टकराव होगा, बहसबाजी होगी और आखिर में समाधान होकर वो खत्म हो जाएगा। तो ये सभी कुछ हम नाटक में भी देखते हैं, सीरियल्स में भी ऐसा रहता है और फिल्मों में भी ऐसा ही रहता है।
ये सब कुछ पटकथा में भी आवश्यक अंग होते हैं। तो ये सब चीजें जब पटकथा लिखी जाती है तो उसमें भी ये जरूरी होते हैं। मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ मूलभूत अंतर भी होते हैं। पहली चीज है दृश्य की लंबाई। नाटक के दृश्य अक्सर अधिक लंबे होते हैं और फिल्मों के छोटे छोटे। इसी प्रकार नाटक में आमतौर पर सीमित घटनास्थल होते हैं, जबकि फिल्म में इसकी सीमा नहीं है। हर दृश्य किसी नए स्थान पर घटित हो सकता है। अब नाटक में आपके नाटक हो गए और दूसरा पटकथा यानी फिल्मों में फर्क क्या होता है। नाटकों में सीन लंबे होते हैं जबकि फिल्मों में सीमित होते हैं। नाटकों में एक ही दृश्य, क्योंकि वहां पे भाई कहां कहां स्टेज लगाते रहेंगे, तो दृश्य सीमित रहते हैं, दृश्य का जो पीछे का बैकग्राउंड का जो रहता है। और जबकि फिल्मों में बहुत तरह तरह के दृश्य हर अलग अलग जगह से दृश्य उठाए जा सकते हैं। कभी गार्डन में, कभी घर में, कभी किचन में, कभी आप चले जाओ बाहर चले जाओ, नदी के पास चले जाओ, पहाड़ के पास चले जाओ, बहुत तरह तरह के दृश्य होते हैं। जबकि फिल्म में इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसकी वजह से दोनों माध्यमों में मूलभूत अंतर, नाटक एक सजीव कला माध्यम है जहां अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपने कला का प्रदर्शन करता है, क्योंकि वो हम लाइव देखते हैं। तो जीवंत हो गया यानी एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति सामने व्यक्ति से बात कर रहा है, जबकि पटकथा में तो हम स्क्रीन पे देखते हैं। सब कुछ वही है, उसी वक्त घट रहा है, जबकि सिनेमा या टेलीविजन में पूर्व रिकॉर्डेड छवियां एवं ध्वनियां रहती हैं, वो तो रिकॉर्ड किया हमारे सामने रहता है। नाटक का पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर घटित होता है, एक निश्चित अवधि के दौरान होता है, जबकि फिल्म या टेलीविजन की शूटिंग अलग अलग सेटों या लोकेशनों पर 2 दिन से लेकर 2 साल तक की अवधि में की जा सकती है। इसलिए नाटक का कार्य व्यापार, दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या आदि को सीमित रखना पड़ता है, लेकिन सिनेमा या टेलीविजन में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। अब देखिए, नाटक एक सीमित अवधि में खत्म करना होता है। अब फिल्मों की कोई फिल्म 2 महीने से लेकर 2-2 साल 3-3 साल तक चलती है। इसमें दृश्य अलग अलग हो सकते हैं, पात्रों की संख्या ज्यादा हो सकती है। नाटक में पात्रों की संख्या नहीं हो सकती, इसका एक निश्चित समय होता है, इसका निश्चित समय नहीं होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनमें मूलभूत अंतर रहता है। सबसे बड़ी बात, नाटक की कथा का विकास लीनियर मतलब एक रेखीय होता है, जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकों का इस्तेमाल करके आप घटनाक्रम को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब नाटक जो चल रहा है वो एक्चुअल हमारे सामने चल रहा है, हम उसमें फ्लैशबैक में नहीं जा सकते और फ्लैश फॉरवर्ड में नहीं जा सकते। लेकिन सिनेमा और धारावाहिकों में ऐसा होता है, हम फ्लैश फॉरवर्ड में भी जाते हैं, मतलब हम अभी प्रेजेंट में हैं तो हम सोचते हुए अपने बैक में भी चले जाएंगे, उसको आप दिखाने लगते हैं, और कभी कभी सोचते सोचते हम भविष्य का सोचने लगते हैं, तो वो सब भी फिल्मों में दिखाया जाता है। तो क्या हो गया, नाटक एक रेखीय हो गया, लीनियर हो गया, जबकि हमारा जो पटकथा पे हम पर्दों पर जो दिखाते हैं वो बहुआयामी है। फ्लैशबैक वो तकनीक होती है जिसमें आप अतीत में घटी किसी घटना को दिखा सकते हैं, और फ्लैश फॉरवर्ड में आप भविष्य में होने वाले किसी हादसे को पहले दिखा सकते हैं। मतलब फ्लैश फॉरवर्ड हमारे भूतकाल में जो हो चुका है वो हम दिखा रहे हैं, और फ्लैश फॉरवर्ड मतलब आगे जो भविष्य में कोई ऐसी चीज घटना होने वाली है जिसे हम अभी दिखा सकते हैं। इन दोनों तकनीकों को हम एक एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम रागेय राघव की कहानी गूंगे पर फिल्म बना रहे हैं। हम रागेय राघव की कहानी पढ़ चुके हैं, उसकी जो गूंगे टॉपिक था उस पे हम बना रहे हैं, और हमारी फिल्म शुरू होती है सड़क के दृश्य से, जहां कुछ किशोर लड़के मिलकर एक दुबले पतले लड़के को पीट रहे हैं। मार खा रहा लड़का भागकर एक घर के दरवाजे पर पहुंचता है। घर के भीतर से भागकर चमेली आती है, उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे शकुंतला और वसंता भी हैं। चमेली घर की दहलीज पर सर रखे खून से लथपथ गूंगे को देखती है। तो राघव क्या होता है, वो गूंगा होता है। अब उसको बहुत गली के लड़के मारते हैं, चमेली को दया आ जाती थी तो वो उसको घर पर रख लेती है। गूंगे को देखती है, अपनी व्यथा को व्यक्त करने में असमर्थ है, और चमेली को वो दिन याद आता है जिस दिन अनाथालय में पहली बार उसकी मुलाकात गूंगे से हुई थी, क्योंकि वो गूंगे को अपने घर ले आई थी। अब एक बार ये हुआ कि वसंता की गलती की वजह से चमेली ने गूंगे पर हाथ उठा लिया था, तो गूंगे ने हाथ पकड़ लिया था। इसी गुस्से में गूंगा घर छोड़कर जाता है। राघव मतलब गंगा जो है वो छोड़कर जाता है। तो वहां पर जब छोड़ कर जाता है तो सड़क के जो लड़के होते हैं उसको मारते हैं। जब मारते हैं तो वापस वो घर आता है और पूरी तरह खून से लथपथ होता है, घर के दहलीज पर बैठा होता है। और चमेली जब उसको देखती है
तो वो पिछली बातें याद करने लगती है जब उसने अनाथालय में देखा था और अनाथालय से वो उसको अपने घर ले आई थी। चमेली को वो दिन याद आता है जिस दिन अनाथालय में पहली बार उसकी मुलाकात गूंगे से हुई थी। अब वह पागल खाने का वह दृश्य दिखाते हैं जहां कुछ दिन पहले चमेली अपनी सहेलियों के साथ गई थी, जहां पहली बार उसकी गूंगे से मुलाकात हुई थी। यही वर्तमान से अतीत में जाना है, फ्लैशबैक की तकनीक कहलाता है। मतलब अभी उसके सामने वो गूंगा खून में लथपथ था और उसे वो दिन याद आया जब अनाथालय में उसने गूंगे को पहली बार देखा था। तो मतलब प्रेजेंट से वो आप कहां चली गई, आपकी पास्ट में चली गई वो सारी चीजें। तो ये हो गया हमारा फ्लैश, आपका फ्लैशबैक हो गया। फ्लैश फॉरवर्ड समझने के लिए मोहन राकेश के नाटक अंडे के छिलके के वो दृश्य लेते हैं। अब ये भी एक हमारा क्या कहते हैं संचयन बुक का है, हमारा सॉरी संचयन बुक का नहीं है, ये अंडे के छिलके हमारी क्लास 12th की बुक में हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें आपका अंडे के भाई घर में जो होती हैं बड़ी बुजुर्ग होती हैं वो नॉनवेज नहीं खाती हैं, जबकि घर के सभी अंडे खाते हैं। अब अंडे आ तो गए, खा लिए गए, लेकिन अंडे के छिलके छुपाने के अलग अलग तरीके देखे जाते हैं। अब उसी पर एक दृश्य फिल्माया जा रहा है। क्या है? फ्लैश फॉरवर्ड समझने के लिए मोहन राकेश के नाटक अंडे के छिलके का वो दृश्य लेते हैं जहां श्याम के बाजार जाने के बाद वीना बस ठीक ठाक कर रही थी, मतलब सब कुछ ठीक कर रही थी, और उसे वो मोजा मिलता है जिसमें अंडे के छिलके भरे हुए हैं। वैसे मूल नाटक में यह दृश्य इस प्रकार नहीं है, लेकिन अगर इसकी पटकथा लिखी जाए तो हम इस दृश्य में फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब उसमें यह दृश्य नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लैश फॉरवर्ड को ऐड कर रहे हैं। तो दृश्य कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है कि अचानक वीना के मन में यह विचार कौंधता है कि ये मोजे उसकी सास जमुना देवी के हाथों लग गए। वो पूरे परिवार और पड़ोसियों के सामने मोजों में से अंडे छिलके जमीन पर गिराकर उसे बुरा भला कह रही है। अब वो ये सोच रही है कि उसकी सास बीना को जो है ये अंडे से छिलके भरा मोजा मिल जाएगा, तो वो क्या करेंगी, सबके सामने उसको निकालेंगी और इसकी खूब बेइज्जती करेंगी। हम वापस वर्तमान में आते हैं और बीना अपना संवाद पूरा करती है। कितनी बार कहा है छिलके मोजे में मत रखो, कहीं किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और चाय का पानी हीटर पर रखने के लिए चली जाती है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि उसने आगे होने वाली घटना की, ये अगर मोजा उनकी सास के पकड़ में आ जाता तो सास कैसे रिएक्ट करती, इस बात से वो डर गई और उसने ये बात बोली कि हमेशा अंडे के छिलकों को संभाल के डाला करो, इधर उधर मत डाला करो। तो ये हमारा क्या था, भविष्य में होने वाली एक घटना को उसने इमेजिन कर लिया। यहां एक तथ्य गौर करने लायक है, वह यह है कि फ्लैश बैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों ही युक्तियों का इस्तेमाल करने के पश्चात वापस वर्तमान में आना जरूरी है। यानी कि आप चाहे फ्लैश फॉरवर्ड में जाइए या फ्लैश बैक में जाइए या फ्लैश फॉरवर्ड जाइए, आपको वापस वर्तमान में आना जरूरी होता है, ये कंपल्सरी। ऐसा नहीं है आपने फॉरवर्ड दिखाते दिखाते आप कहीं और पहुंच गए, ऐसे नहीं। फॉरवर्ड दिखाने के बाद जो प्रेजेंट जहां सोचा जा रहा है वहां आपको वापस आना होगा उस सीन पे, ताकि दर्शकों के मन में किसी किस्म का असमंजस ना रहे। फिल्म या टेलीविजन माध्यम में एक सुविधा यह भी है कि एक ही समय खंड के अलग अलग स्थानों पर क्या घटित हो रहा है दिखाया जा सकता है। मतलब सपोज यहां एक ये सुविधा होती है कि धारावाहिक हो या सिनेमा हो, मान लीजिए दोपहर के 1 बजे, तो 1 बजे घर में क्या हो रहा है ये दिखाया जाएगा, 1 बजे दफ्तर में क्या हो रहा है ये दिखाया जाएगा, 1 बजे ही दुकान में क्या हो रहा है ये भी दिखाया जा सकता है, 1 बजे सड़क पर क्या हो रहा है ये भी दिखाया जा सकता है। तो एक ये सुविधा रहती है कि एक ही समय में एक ही अलग अलग जगहों पर क्या क्या घट रहा है। पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित किया जाए। अब पटकथा में यह चीज होती है कि दृश्य को आपको अगर एक ही समय का फिल्माना है तो सबके अलग अलग स्क्रीन प्ले लिखने पड़ते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक के बदलने से दृश्य भी बदल जाता है। मतलब एक स्थान एक समय में अगर इसमें हमने कुछ भी बदला तो दृश्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। हम आपके पाठ्यक्रम में से रजनी का ही उदाहरण लेते हैं। हमने अभी आपको रजनी का बताया था कि रजनी जो है वो भी एक उपन्यास पे, मनु भंडारी जी के उपन्यास पे लिखा गया एक सीरियल है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है।
एक दृश्य है, एक लीला दृश्य एक लीलाबेन महिला के फ्लैट में शुरू होता है। समय शायद दोपहर का, क्योंकि उनका बेटा अमित स्कूल से वापस आने वाला है। दृश्य 2 अगले दिन, अमित के स्कूल के हेडमास्टर के कमरे में और वक्त दिन का। दृश्य 3 उसी दिन रजनी का फ्लैट और वक्त है शाम का। ये सारे अलग अलग लोकेशन है पर अलग अलग दृश्य है, मतलब अलग अलग समय है, अलग अलग लोकेशन है और उसी तरीके से अलग अलग दृश्य है। तो ये सब चीजें हमें इसी तरीके से मेंशन करनी पड़ती हैं। दूसरी गौर करने लायक बात यह है, पटकथा लिखने का विशिष्ट ढंग होता है। हमेशा दृश्य संख्या के साथ दृश्य की लोकेशन या घटना स्थल लिखा जाता है। मतलब दृश्य संख्या कौन है ये लिखना है कि पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य ये लिखेंगे और साथ में वो किस लोकेशन पे है हमें ये भी लिखना पड़ता है। जैसे वो कमरा पार्क है, रेलवे स्टेशन है या शेर की मांद है। आप स्थान लिखेंगे कौन से स्थान पर हो रहा है, उसके बाद लिखा जाता है घटना का समय। पहले स्थान लिखा, फिर समय, कौन से समय में ये बात घट रही है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, तो वो समय लिखते हैं। तीसरी जानकारी वो दृश्य के शुरू में दी जानी जरूरी होती है, वो है कि घटना खुले में घट रही है या किसी बंद जगह में, अंदर है या बाहर। तो मतलब घटना कहाँ है, कमरे के अंदर है, कमरे के बाहर है, पार्क में है, सड़क पर है, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। बंद कमरे का मतलब, एक बंद का मतलब हो गया कमरे में हो गया, खुले में हो गया पार्क या गार्डन में हो गया। आमतौर पर ये सूचनाएं अंग्रेजी में लिखी जाती हैं और अंदर या बाहर के लिए अंग्रेजी शब्दों इंटीरियर और एक्सटीरियर के 3 शुरुआती अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इंट और एग्जिट, मतलब इंटीरियर एग्जिट के जो इनिशियल वर्ड्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा क्या इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। ये पटकथा लिखने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रारूप है। तो जो तरीका आपको बताया गया है ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रारूप स्वीकृत किया गया है, मतलब जो फॉर्मेट अप्रूव किया गया है वो यही है। सिनेमा या टेलीविजन के कार्यक्रमों के निर्माण में कई टेक्निकल चीजों का सहारा लेना पड़ता है। टेक्निकल चीजें तो आप समझ ही गए होंगे। पटकथा के शुरू में दिए गए संकेत फिल्म या टीवी के कार्यक्रम के निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर तथा उनके सहायों के अपने अपने काम में काफी मदद करते हैं। अगर पटकथा हाथ में हो जाए तो इन सभी के लिए ये अपने अपने काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। इसी प्रकार दृश्य के अंत में कट टू, डिसॉल्व टू, फेड आउट आदि जैसी जानकारियां निर्देशक एवं एडिटर को उनके काम में सहायता पहुंचाती हैं। मतलब ये कट टू या फेड टू की क्या रहता है, जो एडिटिंग करते हैं उनके लिए ये वर्ड्स कीवर्ड्स हो जाते हैं कि इस सीन के साथ हमें क्या एडिटिंग करनी है, क्या करना है। कुछ सीन के साथ एडिटिंग होती है, कुछ के साथ नहीं होती, तो उन्हें इन सब चीजों में काम करने में आसानी हो जाती है। तो यहां पर हमने ये पार्ट में जितना भी था आपका पूरा चैप्टर खत्म किया। तो कथा क्या है, पटकथा क्या है, कैसे लिखा जाता है, नाटक और पटकथा में क्या समांतर है, उसके होते हुए भी उसमें क्या डिफरेंस है, ये सभी कुछ हमने इस पार्ट में पढ़ा और जाना। तो इस पार्ट को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा पार्ट देखना है या दूसरे सब्जेक्ट में कोई चीज समझनी है तो आप कहाँ आओगे, आपको आना है हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। बस आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। क्लास सिलेक्ट करते ही उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट हो रहा है उसके नीचे वॉच नाउ लिखा रहता है, आप वहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो अभी आप सब आपके सामने आ जाएंगे। आपको अपना चैप्टर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही उसमें आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके सामने होंगे। अपने चैप्टर, अपने टॉपिक को सिलेक्ट करिए। सेलेक्ट करते ही उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।